हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को 11.2 के जितने प्रश्न होते हैं वो आज सॉल्व कराऊंगा। मैंने आप लोग को 11.1 के प्रश्न सभी सॉल्व करवा दिए थे। मैं आप लोग को अब इसमें सबसे पहले व्युत्क्रमानुपात क्या होता है नहीं होता है वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको जितने भी प्रश्न होते हैं वो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले जो व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। यानी व्युत्क्रमानुपात को हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हुए हैं, परिभाषा, तो आप लोग इसको लिख लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे कुछ सूत्र भी लिखे हैं तो उसको भी नोट कर लेना है आपको, जिस प्रकार आपको अनुपात और समानुपात में फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ये चीज़ जान लेने के बाद आपको इस चैप्टर के अंदर भी जितना बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। तो व्युत्क्रमानुपात का अगर हम बात करें तो ये व्युत्क्रम, आप पहले सबसे पहले ये समझिए जो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है तो उल्टा। उसी प्रकार अगर व्युत्क्रमानुपात बोला जाए तो वो भी एक प्रकार का ही उल्टा ही शब्द होता है। तो चलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे, यानी कि जब दो चर राशियाँ मतलब राशियाँ क्या हुआ, चर राशियाँ वो हुए, मतलब वो राशि हुई ए से लेके जेड तक कि जितनी भी राशियां हो वो चर राशियां कहलाती है। अचर पूछे तो अचर 1 2 3 4 अनंत तक ये जितनी भी राशियां हैं ये अचर है, और वो जितनी भी राशियां हैं वो क्या है तो चर है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब दो चर राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर मान का मान बढ़ने या घटने से, यानी कि एक चर मान का बढ़ने या घटने से दूसरे चर मान में उसी अनुपात में कमी या वृद्धि हो तो वह व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। यानी कि एक चर मान में जितना बढ़ेगा या घटेगा दूसरे चर मान में भी उतना मतलब वृद्धि हो या घट जाता है तो वही व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यानी कि जब दो राशियां व्युत्क्रमानुपात में हो, जब दो राशि व्युत्क्रमानुपात में दिया रहे तब हम क्या करते हैं। देखिए, तो एक राशि के दो मानों x1 और x2 मतलब कि एक राशि दिया रहता है, उसका दो मान दिया रहता है x1 और x2 के लिए दूसरी राशि के संगत मान क्रम से, दूसरी राशि के संगत मान क्रम से क्या होगा y1 और y2 हो तो, यानी कि इस प्रकार अगर समीकरण दिया है आपको, जब हम बताएंगे तो इस प्रकार से, जिस प्रकार समानुपात में बताए थे उसी प्रकार इसका भी सारणी इस प्रकार हम बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है तो x1 गुना y1 करना है और x2 गुना y2 करना है। लेकिन हम समानुपात में क्या करते थे, समानुपात में x1 बट्टा y1 और x2 बट्टा y2 करते थे, ये समानुपात में हम करते थे। लेकिन इसमें हमें ये नहीं करना है। इसमें क्या करना है तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब ही हुआ उल्टा। उल्टा का यानी कि जब हम इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, सोचिए इसको, तो जब हम ये देखिए x1 इसको उल्टा करेंगे यानी 1/y1 उल्टा करना, किसी भी संख्या को उल्टा करना, y1 यानी y को y1 इसको उल्टा करेंगे। अगर मान लीजिए y ये ले लीजिए, अगर हम y को ही उल्टा करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब y1 को उल्टा करेंगे तो ये 1/y1 होगा। क्या होगा 1/y1, और ये y1 क्या होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा तो x1 गुना y1 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, तभी व्युत्क्रमानुपात के जितने प्रश्न होते हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्या होता है क्वेश्चन नहीं होता है तो वो समझते हैं। तो आप लोग अगर इसका अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को 2 सेकंड के अंदर आप सवाल करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को समझते हैं और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे प्रथम प्रश्न को आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे, और ये बोल रहा है ये व्युत्क्रमानुपात में ही है। प्रश्न में दिया हुआ है यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी कि स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। तो हमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा या इसमें क्या होगा ये बताने के लिए बोल रहा है, और इसमें भी ये बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं जिसको हम कैसे डायरेक्टली बना सकते हैं और कैसे इसका बनाने का प्रोसेस होता है, वो सभी मेथड से जानेंगे। देखिए, मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या सूत्र बताया था यहाँ पे। सबसे पहले आप सूत्र समझ लीजिए, x1 y1 बराबर x2 y2 होगा, यानी कि x1 y1 बराबर जब x2 y2 होगा तो इसके बराबर में x3 y3 भी हो सकता है, इसके बराबर में x4 y4 भी हो सकता है। ये आपस में सभी क्या होंगे तो बराबर होंगे। तो चलिए वही मेथड से हम समझते हैं। तो मान लीजिए ये x और ये y हुआ, तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, ये x3 y3 हुआ, तो x3 y3 हुआ। मान लीजिए x1 y1 बराबर x3
y3। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सभी अनुपात मतलब समानुपात में है, यानी कि समानुपात बोलते सॉरी व्युत्क्रमानुपात में है, तो ये एक प्रकार से बराबर ही होगा। अब चलिए देखिए x1 क्या है मेरा 8 और y1 क्या है तो 9 बराबर x3 क्या है 4 और y3 क्या है नहीं पता है, y3 निकालना है। ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर हमको भी इसी प्रकार से एग्जाम में बना, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस डैश में भरना है। आप इसी को रफ पीछे रफ में भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोग को शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जो आप लोग कैसे 2 सेकंड के अंदर ही इसको निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से जब आप इसको यहाँ पे गुना है, ये इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि 8 गुना 9 अब बट 4 अब y3, यहाँ से 4 से 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ठीक है। तो जब फिर ये गुना होगा तो ये 9 दूना 18, यानी कि y3 का मान कितना निकल के आया 18 निकल के आ गया y3 का मान। तो यहाँ से हम क्या दे देंगे इसको 18। अब बोलेंगे तो अब तो समझ में आ गया होगा जो हम बेसिक से कैसे इसको समझ बनाते हैं या सॉल्व करते हैं। हाँ ठीक है, y3 का मान एक सेकंड देखते हैं सवाल में कोई प्रॉब्लम है क्या। सवाल मेरा 8 9 6 12 4 डैश यहाँ, अच्छा यहाँ पे 36 है सवाल में। अच्छा कोई बात नहीं, 36 ही रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे 10 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए जब मेरा 18 निकल के आ गया y3 का मान, तो इससे हमें पता चलता है जो मतलब इस प्रकार हम जितने भी सवाल आप x1 y1 बराबर यानी कि x2 y2 बराबर में भी x2 y2 बराबर में भी आप x3 y3 कर सकते हैं। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप x3 y3 के बराबर में भी x4 y4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग आशा करता हूँ इस प्रकार में जितने भी हो प्रश्न हो अब आप इसको बना लेंगे। लेकिन अब मैं आप लोग को डायरेक्टली मेथड बताता हूँ जो आप कैसे इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखिए इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि x1 और y1 का गुना होता है। तो सबसे पहले मल्टीपल करेंगे तो 8 में क्या होता है 72। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है 12 6 का क्या होता है 72, यानी कि सब में गुना करके कितना आना चाहिए हमें 72 आना चाहिए। तो 18 चौका भी 72 होता है। तो अब हम बताइए 10 में हम कितना से गुना करेंगे ये 72 आ जाए। 10 में हम कितना से गुना करेंगे यानी कि वह क्या आ जाना चाहिए तो 72 आ जाए। तो आपको नहीं पता चलता है, यानी कि 72 बटे 10 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 से 36 2 5 10, यानी कि 36 बटे 5। 10 में आप 36 बटे 5 से गुना कर दीजिए, देखिए 72 आ जाएगा। 5 दूना 10 यानी कि 36 दूना 72 आ गया ना, यानी कि 10 36 बटे 5 से। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 36 बटे 5। और 36 में बोला किस संख्या से गुना करेंगे तो हमको 72 आएगा तो 2। आप अगर इस प्रकार बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। कैसे, यानी कि देखिए 8 गुना 9 x1 y1 बराबर क्या होगा x4 y4। तो x4 तो नहीं दिया हुआ है, गुना y4 देख लिए कितना है 10 यहाँ से। तो जब ये गुना में इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा। 8 गुना 9 बटे 10 बराबर x4 हो जाएगा। ठीक है, x4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे इसको क्या करेंगे तो कट करते हैं। तो 2 5 10 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी कि 9 चौके 36 बटा 5 x4 बराबर निकल के आते हैं। यानी कि यहाँ पे x4 बराबर 36 बटे 5 निकल के आया और यहाँ पर भी मतलब आपको उस मेथड से भी 36 बटे 5 ही आया। तो आशा करता हूँ आप लोग को वो मेथड, दोनों मेथड में जो मेथड आपको आसान लगे आप वो मेथड से बना लेंगे। अब देखिए हम डायरेक्टली इस मेथड इसको यहाँ से तो मतलब हर एक प्रश्न का सॉल्व कर लिए हम। अब इसको हम निकालेंगे तो अच्छे तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ 420 है मतलब 40 है। तो जब हम इसको गुना करेंगे 320 होगा। तो हम 4 में किस संख्या से गुना करिए 420 हो मतलब 320 होगा। डायरेक्टली आप भाग भी दे सकते हैं 4 में डायरेक्टली 80, 8 चौको 80, यानी आपका आंसर 80 हो जाएगा। यानी कि गुना दोनों को गुना करने पर सेम होना चाहिए, वही व्युत्क्रमानुपात होगा क्योंकि ये नियम होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 32 कितने से गुना करेंगे हमें 320 होगा। तो 32 में जब आप 20 से भाग देंगे तो 2 से 0 0 कटे 2 से 16, यानी कि यहाँ पे 16। अब डायरेक्टली 320 में जो संख्या दिया 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे तो ये 32 आ जाएगा। 64 है 320 में 64 से भाग दीजिए, 32 का 32 1 0 है तो 1 0, 32 ना 64, 2 से 2 5 10, यानी इसका वैल्यू 5 आ गया। तो आशा करता हूँ ये मेथड और ये मेथड दोनों मेथड से आप बना सकते हैं इस प्रश्न को। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे या ज़्यादा समझ में आए वो मेथड से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, मतलब 3 की ओर, और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन व्युत्क्रमानुपात में अलग सूत्र लगता है और समानुपात का अलग होता है, ये आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना होगा।
तभी इस प्रकार के आप प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम समझेंगे जो वित्त मतलब तीसरा नंबर प्रश्न में जो दोनों मेथड से समझेंगे, जो दो मेथड से एक नियम के मेथड से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इस प्रकार के प्रश्न को तो आप एक नियम से भी बना सकते हैं और वित्त क्रमानुपात के भी नियम से बना सकते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप बनाइएगा, ठीक है। हम आपको डायरेक्टली बताते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। अगर बात बोला है जो 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं। लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, चूंकि 10 मजदूर किसी काम को 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, ठीक है। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो हमसे मांगा रहा है जो 2 मजदूर, कितने मजदूर, 2 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मजदूर का निकालेंगे। चलिए हम एक मजदूर का निकालते हैं, जो एक मजदूर कितने दिन में करेंगे। देखिए चूंकि इसीलिए एक मजदूर किसी काम को, यहीं पे बच्चे क्या करते हैं तो गलत करते हैं। अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा इसमें, जिससे आपको गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए 10 मजदूर है तो 10 मजदूर अगर एक एक भी ईंटा उठाएगा तो वो 10 ईंटा उठाएगा एक दिन में। मान लीजिए 10 मजदूर अगर एक दिन में ही काम किया, एक दिन ही काम किया, एक डे ही काम किया, अगर एक ही ईंटा उठाए तो वो 10 ईंटा उठाए। लेकिन जब एक मजदूर करेगा काम तो वही 10 ईंटा उठाने में उसे, अगर एक मजदूर एक ईंटा उठाता है तो वही 10 ईंटा उठाने में उसे तो 10 दिन लग जाएगा। वही 10 ईंटा उठाने से 10 दिन लगेगा, यानी कि इसको ज़्यादा दिन लगेगा। यानी कि जब 10 मजदूर को किसी काम करने में 2 दिन लगते हैं, इसीलिए एक मजदूर को वही काम करने में ज़्यादा दिन लगेगा है। अगर आप 10 मजदूर रखते हैं तो आपका घर मान लीजिए 2 दिन में तैयार हो जाता है। 10 मजदूर रखते हैं तो आपका घर 2 दिन में तैयार हो जाता है। तो आप एक मजदूर रखेंगे तो और कम दिन लगेगा या ज़्यादा दिन लगेगा, तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो मैंने बताया है आप लोग को जो एक ही नियम में ज़्यादा में क्या होता है तो गुना होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से 2 गुना 10 दिन कर देंगे, दिन में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसीलिए कितने मजदूर हैं, हमें हम 2 मजदूर दिए हैं। तो जब एक मजदूर का निकल गया, जो एक मजदूर 20 दिन में करेंगे तो 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 20/2 दिन में करते हैं। 2 से 10 दूना 20, 10 दिन में वे लोग काम करेंगे। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। ये अगर आप 3 नंबर सवाल का बात करें तो हम बेसिकली आपको 5 तरीके से 3 नंबर सवाल को बता सकते हैं। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट हो, आपको जो काम में लगेगा बस उतना ही पढ़िए जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। हाँ, जब आप लोग कंपटीशन में जाइएगा तो जब कंपटीशन का मैथ बताएंगे तो उसमें भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो लेकिन जब तक ये तब आपको नहीं आएगा इस प्रकार बेसिक नियम, तब तक आप कंपटीशन के ट्रिक को भूल जाइएगा, समझ जाइएगा। जब हम समझाएंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा। क्यों मतलब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं याद रहेगा, क्योंकि आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक याद नहीं होगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को दूसरे मेथड से समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार हम बना लेंगे एक बॉक्स और हमें मजदूर और दिन दिया, यानी कि मजदूर यहाँ पे दे दीजिए, मजदूर और दिन, यानी कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं तो 2 दिन में करते हैं। तो 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे तो हमें पता नहीं है, जो 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे तो हम x मान लेंगे, ठीक है। माने कि 2 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे तो y दिन में, x दिन में करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर में आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है, माना कि 2 मजदूर किसी काम को x दिन में करेंगे। किसी काम को कितने दिन में करेंगे, x दिनों में करेंगे, x दिनों में करेंगे। 2 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, x दिनों में। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से डायरेक्टली हम लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, यानी कि जो इसका नियम होता है वो क्या होता है, तो x1 y1, यानी कि x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। तो x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हुआ, y2 हुआ, तो यानी कि 10 गुना 2 बराबर 2 गुना x। आप यहाँ से देखिए ये गुना में है, इस साइड है तो भागा में, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 10।
लिखेंगे जो था दो मजदूर किसी काम को 10 दिनों में करेंगे, 10 दिनों में करेंगे। दो मजदूर किसी काम को 10 दिनों में करेंगे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो दो मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिनों में करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पेस भी नहीं है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ, तो जल्दी से आप लोग इसका क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जो कोई मतलब 47 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 27 दिन में। 47 मजदूर किसी काम को 45 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 27 दिन में। तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में करेंगे। तो देखिए हमें 15 दिन में मांग रहा है। जो 15 दिन में, क्वेश्चन सेम है, बस 3 नंबर के जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत उल्टा है। यानी कि उसमें मजदूर दिया था, दिन मांग रहा था, इसमें दिन दिया हुआ है, मजदूर मांग रहा है। तो चलिए हम लोग उसको देखिए। सबसे पहले अगर हमें दिन दिया हुआ है तो हम दिन की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। हमें दिन से मांग रहा है, जो 15 दिनों में कितने मजदूर काम करेंगे, तो 15 मजदूर वाले मतलब यानी कि दिन वाले को इस साइड रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चूंकि 27 दिनों में किसी काम को 45 मजदूर पूरा करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, जो 27 दिनों में किसी काम को 45 मजदूर पूरा करते हैं। 27 दिन लग जाते हैं। कोई काम अगर 45 मजदूर मिलकर करते हैं तो तब वो पूरा होता है। तो हम पहले एक का निकालेंगे। तो एक का निकालने में क्या होता है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एक मजदूर एक दिनों में बताइए 27 दिन में 45 मजदूर मिलकर 27 दिन में काम करता है। तो हमें एक ही दिन में, हमें पास मतलब बताए, अगर आपको हम मान ली कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम एक दिन में ही काम को वो करवाना चाहते हैं। तो एक दिन में अगर हम काम करवाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा मजदूर लाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो ज़्यादा में मैंने आप लोग को बताया है जो क्या होता है, गुना, यानी कि 45 गुना 27 मजदूर पूरा करते हैं। इसीलिए हमें 15 दिन में करवाना है, तो 15 दिन के ले लेंगे। 15 दिनों में किसी काम को कितने मजदूर लाएंगे, तो इसको हम काटेंगे नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे काट करेंगे करते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आप काट सकते हैं। 15 तिया 45, 27 को 3 से गुना करेंगे 81, यानी कि 81 मजदूर लाने पड़ेंगे, तब ये काम 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न एक एक नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग व्युत्क्रमानुपाती के नियम से समझते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग सेकेंड मेथड समझेंगे। सेकेंड मेथड डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती विचलन से इस प्रकार से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो माना कि 15 दिनों में किसी काम को 15 दिनों में किसी काम को x मजदूर पूरा करेंगे, यानी कि 15 दिनों में किसी काम को x मजदूर पूरा कर लेंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्टली वो बॉक्स बनाते हैं और उसको हल करेंगे ऐसे करके। देख लीजिए यहाँ पे आप इस प्रकार से 3 लाइन खींचेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में मजदूर दे देंगे और नीचे में दिन भी दे सकते हैं। तो जो हो मन, आप मजदूर तो मजदूर, दिन तो दिन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड पड़ता है। जो आप मजदूर लेना चाहते हैं तो मजदूर ले लीजिए। मजदूर देखिए, तो मजदूर कितना है, 45 मजदूर। 45 मजदूर को लगता है 27 दिन, और बोल रहा है जो 15 दिनों में x मजदूर, मैंने अभी माना है जो 15 दिनों में x मजदूर काम करते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, जो व्युत्क्रमानुपाती विचलन से, व्युत्क्रमानुपाती विचलन से। आशा करता हूँ दोस्त ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं 2 मेथड से इसलिए बताता हूँ, जो एक व्युत्क्रमानुपाती के नियम है तो इसे तो हम बनाना ही है, और एक नियम इसलिए बता देता हूँ जिससे अगर आपको व्युत्क्रमानुपाती नहीं पता है तो परीक्षा में ये स्पष्ट नहीं किया जाता है जो आप इसको व्युत्क्रमानुपाती नियम से बनाइए या एक नियम से बनाइए। तो आप अगर दोनों नियम से किसी एक नियम से भी बना देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को ये 2 नियम से बताता हूँ। विश्वकर्मा क्या हो जाएगा ये, तो 45 गुना 27 यानी x1
गुना y1 और बराबर x2 गुना y2 बराबर x2 गुना y2। ये ठीक है। यहाँ से जब गुना के संबंध में ये इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से 15 से ये 15 या 45 कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 27 या 81 लिखेंगे। अतः 15 दिनों में काम को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए 81 मजदूर चाहिए, 81 मजदूर चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों मेथड से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको लिखिए। अभी मैं आप लोग को 5 नंबर बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, आपको देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूँ। 15 दिनों में काम को पूरा करने के लिए 81 मजदूर चाहिए। दोस्त जितना हो सके इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गांव से वीडियो बनाना एक संभव नहीं है। जो बनाते होंगे गांव से वीडियो उनको पता होगा। तो आशा करता हूँ ये लिख लिए होंगे। मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो क्योंकि मैं इधर 5 नंबर क्वेश्चन करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, और न क्या है क्या नहीं है वो करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी 2 मेथड से बना सकते हैं कि एक बस 30 किमी प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो वही दूरी को बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी। मतलब बोल रहा है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है कोई बस, तो 6 घंटे में वह दूरी को तय कर लेती है। तो वही दूरी को अगर 4 घंटे में वो तय करना चाहे तो कितना उसका चाल होगा, यानी स्पीड कितना होगा। तो पहले एक नियम से आप डायरेक्टली वैसे भी बना सकते हैं, या एक नियम से भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना दिया हुआ ये समझ लीजिए पहले। तो चाल देखते हैं, तो चाल कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम समय का बात करें तो समय कितना दिया है 6 घंटा। तो दूरी इससे हम निकाल लेंगे, तो दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि 30 चाल बराबर दूरी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय, चाल नहीं दूरी बट्टा समय नहीं, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। लेकिन जब हम दूरी बराबर बात करें तो चाल गुना समय होता है। तो चाल 30 गुना समय 6, यानी कि 180 किलोमीटर आ जाएगा। हाँ, ये घंटा कट जाता है, बट्टे का मतलब हुआ किलोमीटर बट्टा घंटा, गुना घंटा है, यहाँ पे भी घंटा होगा। तो ये घंटा से घंटा में चला जाता है, बच जाता है केवल किलोमीटर। तो इसीलिए हम घंटा को घंटा में भेज के किलोमीटर केवल लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। अब देखिए हमें बोल रहा है जो 180 किलोमीटर है, तो हमें 4 किलोमीटर के अगर 4 घंटा में पहुँचना है, केवल 4 घंटा में ही पहुँचना है, तो हमें गाड़ी का चाल कितना होना चाहिए। तो 180 में है, ठीक है ना, हमें मांग रहा है जो केवल उसी दूरी को उसकी वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर सकती है। तो फिर से पुनः चाल मांग रहा है, तो चाल बराबर डायरेक्टली लिखेंगे, तो 180 बट्टा 4। अब इस बार 4 घंटा से देखिए हमें समय दिया हुआ है, ये तो मेरा दूरी निकल के आ गया, लेकिन समय दिया हुआ है जो अब हमें समय बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4 घंटा। तो हमें चाल मांग रहा है, अब हमें चाल मांग रहा है, तो दूरी निकल के आ गया। तो चाल वाला क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय, यानी कि दूरी कितना है 180 बट्टा समय। तो ये क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर है, ये घंटा है, तो ये कट के आ जाएगा 4 से 4 चौके 16, 4 पंचा 20, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से इसका चाल आ जाएगा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा तो वो 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड से इसको समझते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं। हम एक नियम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक नियम से नहीं किए, वैसे कि नहीं किए, क्योंकि यह मेथड आसान होता है इसलिए। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है, तो हम मान लेंगे सबसे पहले, हमें बोल रहा है क्या बोल रहा है, यानी कि उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए कितने की चाल से चले। तो मान लेते हैं, माना कि वह दूरी को उसी दूरी को लिख देते हैं, ठीक है। 4 घंटे में तय करने के लिए उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए 4 घंटे में तय करने के लिए उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, ठीक है। ये हम मान लिए, क्या मान लिए,
जो माना कि उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए हमें x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। माना कि उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए हमें क्या करना है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। ये हम जब मान लेते हैं तो हम डायरेक्टली एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये इस प्रकार से यहाँ से ऐसे एक बना लेंगे और इसको हम ऐसे 3 लाइन मतलब खांचा बना लेंगे। इसमें क्या लिख देंगे, चाल, और इसमें लिखेंगे समय, यानी कि चाल और समय। तो अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, तो चाल तो है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय है घंटा में। तो यहाँ पे दिया था जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लग रहा था, तो 6 घंटा। तो हमें अब 4 घंटा में पहुँचने के लिए तो हम मान ले हैं x किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। तो अब डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। वहाँ पे स्पेस नहीं है, सीट नहीं है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इसको लिखेंगे जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, तो क्या लिखेंगे, x1 गुना y1, तो 30 गुना 6 बराबर y1 गुना x1 गुना x2 गुना y2 यानी कि 4। तो यहाँ से ये 4 क्या होगा, x बराबर यानी कि 30 गुना 6 बराबर, ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा 4। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से 15। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 15 तिया 45 किलोमीटर, मैंने 45 चाल निकल के आ गया 45। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जो अतः हमें, आप लोग यहाँ से लिखेंगे अतः x मतलब उसी दूरी को, अतः उसी दूरी को तय करने के लिए, उसी दूरी को तय करने के लिए, उसी दूरी को तय करने के लिए, तय करने के लिए 4 घंटे में, उसी दूरी को तय करने के लिए 4 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, चाल से चलना होगा, चाल से चलना होगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से अपने कॉपी पे मतलब याद है आपको, अपने कॉपी पे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपका वॉल्यूम वाला बटन को और पावर वाला बटन को प्रेस करना है, तो जिससे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको कैसा लगा, नहीं लगा, तो ये आप लोग अपने कमेंट में जरूर कीजिए। मतलब ये 5 नंबर तक क्वेश्चन आपको किस प्रकार से समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसके लिए भी एक नया टॉपिक फिर से बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। मेरा बस एक ही मकसद है, जो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से मैथ समझ में आना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस बात में हम लोग इतना ही करेंगे।